नमस्कार, पोल बात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आप उसे ज्वाइन करके जो कोर्स वीडियोज़ हैं उनकी PDF फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम में आप ले सकते हैं। टेलीग्राम से आप इसे पा सकते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में NCERT के क्वेश्चंस की जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ज़रूर से उसे चेकआउट करें। और साथ में जो डेली प्रैक्टिस वीडियोस हैं वहाँ टॉपिक वाइज भी हमने वीडियोस पहले बना करके डाल रखी हैं और अभी भी आगे जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे मैं लेकर के चल रही हूँ। तो उस प्लेलिस्ट में सारी आपको जो डेली प्रैक्टिस वीडियोस हैं उसमें सारे सब टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको ज़रूर चेकआउट करें। और कोर्स वीडियोस की प्लेलिस्ट भी वहाँ पर लगा रखी है, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उस पर हमने थ्योरी दे रखी है। तो थ्योरी की भी आप वीडियोस प्लेलिस्ट को चेक करें। सारी मैंने सेपरेट कर रखी कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पर जाएँ और वहाँ से आप जो है चीज़ों को अवेल करें, वहाँ से बेनिफिट मिले आपको। तो इसलिए मैंने सभी को सेग्रीगेट कर रखा है। सेग्रीगेशन वहाँ पर सेग्रीगेटेड जो है प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। और आज हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उनका एक्सप्लेनेशन। तो आप जो है कॉन्सेप्ट पर पक्का ध्यान रखिए। क्वेश्चन तो घुमा फिरा के आते रहेंगे, थोड़ा सा इधर घुमाएंगे, थोड़ा सा उधर घुमाएंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपको घुमा नहीं सकता, आप क्वेश्चन को घुमा देंगे, आयोग आपको घुमा नहीं सकता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका भी उद्देश्य ही होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हर एक टॉपिक पर। तो मेरे एक्सप्लेनेशन पे जो मैं लिखती हूँ और जो नहीं भी लिखती हूँ उन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हो गई हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि आप पेन और पेपर के साथ बैठेंगे, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो फुल फोकस्ड होते हैं और आपके नोट्स अपने खुद के तैयार होते हैं। और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। सभी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जो हैं आपके होने चाहिए। लास्ट टाइम में यही शॉर्ट नोट्स आपको जो है आपका बेड़ा पार करेंगे, आपकी नैया पार लगाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, समय कम होता है, पूरा रिवीजन हमको लेना होता है, तो हम लंबी चौड़ी थ्योरी या लंबे चौड़े नोट्स को हम नहीं कर सकते हैं। आपके लंबे नोट्स बने हैं, अच्छी बात है, पर आप शॉर्ट नोट्स भी अलग से बना के रखिए। तो आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। क्वेश्चन ये है कि यह विचार किसने दिया, यह विचार कि विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, ये किसने दिया है। विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध की बात कर रहा है, विरुद्ध हैं। ये विचार जो है, इस विचार को कौन मानता है। ये व्यक्तिवादियों द्वारा माना जाता है या अराजकतावादियों द्वारा माना जाता है या मार्क्सवादियों द्वारा माना जाता है या उदारवादियों द्वारा माना जाता है। तो विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो ये जो है अराजकतावादी ऐसा मानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देख लेते हैं कि अराजकतावादी ऐसा क्यों मानते हैं। यदि हम बात करें अराजकतावादियों की, तो अराजकतावादियों ने स्वतंत्रता को सर्वोच्चम अच्छाई माना है तथा वे राज्य के अंत की बात करते हैं। क्रोपोटकिन के अनुसार कोई बंधन, कोई कानून या कोई भी सरकारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। अन्य अराजकतावादियों में गाडविन, टॉलस्टॉय, प्रूदो ये सभी हैं और इन सभी का मानना है कि राज्य की जगह स्वयं सहायता समूह होने चाहिए। और ये स्वयं सहायता समूह हैं, ये पारस्परिक विश्वास एवं सहायता पर शासन करेंगे। तो यानी कि ये शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। और जितने अराजकतावादी हैं ये कहते हैं कि स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, ये कि स्वयं सहायता समूह होंगे, सहायता समूह द्वारा चीज़ों का निपटारा किया जाए। और ये कैसे करेंगे कि ये जो है पारस्परिक विश्वास एवं सहायता के आधार पर जो है इनका शासन होगा और चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे और समाज में व्यवस्था बना करके रखेंगे। अगर हम अराजकतावादियों की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके प्रूदो आ जाते हैं और क्रोपोटकिन आ जाते हैं, गाडविन आ जाते हैं, टॉलस्टॉय आ जाते हैं। चलिए हम इनके नाम देख ही लेते हैं। तो इसमें आ जाएंगे आपके प्रूदो,
प्रूदो, टॉलस्टॉय, गाडविन और ये आ जाएंगे आपके जो हैं ये क्रोपोटकिन। गांधी का भी नाम इसमें आता है, लेकिन ये शांतिवादी अराजकतावादी में इनकी काउंटिंग होती है। तो अगर सिर्फ अराजकतावादियों की बात होती है तो उसमें गांधी जी का नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर शांतिवादी अराजकतावादी की बात होती है तो गांधी उसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये आपके मेन जो हो गए अराजकतावादी हो गए। ये राज्य को बिल्कुल भी कहते हैं कि राज्य जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। और जो व्यक्तिवादी हैं ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ये भी महत्व देते हैं। मार्क्सवादी क्या हैं, ये जो है साम्यवाद को स्थापित करना चाहते हैं, जो साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। और उदारवादियों द्वारा ये क्या होता है कि ये मतलब एक प्रकार से खुले बाजार की पक्षधर हैं और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। तो ये सब इनकी उदारवादियों की, व्यक्तिवादियों की मतलब विशेषता है। अगर हम व्यक्तिवादी उदारवादी दोनों एक ही उससे रिलेट कर जाते हैं, क्योंकि उदारवादी जो व्यक्तिवादिता को लेकर के ही चलते हैं। जो इनका शास्त्रीय उदारवादी है तो उसे नकारात्मक उदारवाद बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है? तो किसने माना है? प्लेटो ने, हीगल ने, बेंथम ने या ग्रीन ने? किसने माना है? तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण की बात कौन करता है, तो पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण की बात हीगल करते हैं, हीगल महोदय करते हैं। और हीगल कहते हैं कि जो है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हीगल हैं कौन। तो हीगल आदर्शवादी विचारक हैं। मेन पॉइंट आप देखते चलिए, एग्जाम आपके बहुत करीब हैं तो आप मेन पॉइंट अलग अलग से, ये क्या है? आदर्शवादी। ऐसे विचारक के नाम भी पूछ लेते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये आदर्शवादी विचारक हैं और इन्होंने जो है ये बात कही है कि पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल ने राज्य को एक सावयव माना है। उन्होंने कहा है कि राज्य जो है आत्मविकास के उच्चतम शिखर का प्रतीक है। यह पृथ्वी पर दैवी अवतरण है, यह धरती पर ईश्वर की यात्रा है। अतः राज्य के बिना आत्मविकास तथा भौतिक विकास दोनों ही असंभव है। तो ऐसा इनका मानना है कि जो राज्य के अंदर ही व्यक्ति का विकास होगा, राज्य के अंदर ही व्यक्ति का अस्तित्व है, ऐसा इनका मानना है। और यदि हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो के राज्य के बारे में विचार है कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? यहाँ पर कीवर्ड है बृहद यानी बड़ा। तो बृहद रूप है, ये इनका मानना है। बेंथम की बात करें तो बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक हैं और इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। और इनके उपयोगितावाद सिद्धांत का सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें लिखने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ग्रीन है, ये सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं और इन्होंने जो है जर्मन आदर्शवाद से अपने देश को बचाने के लिए इन्होंने क्या है, ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना की, प्रतिपादन किया। और इस ब्रिटिश आदर्शवाद को जो है ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑक्सफोर्ड दर्शन। तो जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यदि आपके लिए नई है तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताएं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। तो समिति कौन कौन सी है आपकी? समिति है बलवंत राय मेहता समिति और LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति। कूट है आपका, 1 सेकेंड, इसका हम कूट देख लेते हैं। कूट है आपका 1432324123। तो क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही कूट क्या है।
ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो रहा है 1432। बलवंत राय मेहता की अगर हम बात करें कि बलवंत राय मेहता समिति जो है कब ये गठित की गई थी, तो ये 1957 में की गई थी। 1957 में की गई थी। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करते हैं तो ये 1986 में की गई थी। 1986 में की गई थी। और जी.वी. के राव समिति की बात करें तो जी.वी. के राव समिति जो है 1985 में किया गया था, इसको 1985 में किया गया था। और अशोक मेहता समिति की बात करें तो जो अशोक मेहता समिति है 1978 में की गई थी। 1978 में इसका जो है गठन किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट और फोर्थ, उसके बाद 3 और 2, ये ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ये है कि यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो ने लौकिक संप्रभुता के सिद्धांत की विवेचना करते हुए अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। और रूसो कहते हैं कि शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है परंतु सामान्य इच्छा का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है, ये बहुत सारे व्यक्तियों की भी इच्छा हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि बहुमत की इच्छा जो है सामान्य इच्छा भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सामान्य इच्छा का अगर हम देखें तो सामान्य इच्छा जो समाज के हित में होती है वो उसे जो है इन्होंने सामान्य इच्छा बोला है। वो तात्विक इच्छा होती है, समाज के हित में होती है, जिसमें सभी का हित होता है, उसे इन्होंने सामान्य इच्छा का जो है संज्ञा दी है। किसने? तो रूसो महोदय ने दिया है। तो यहाँ पर यह सबकी इच्छा है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं। तो जो सामान्य इच्छा क्या है? राज्य में कानून की सृष्टा है। अकॉर्डिंग टू रूसो जो सामान्य इच्छा होगी वही कानून बनाएगी, सरकार कानून नहीं बनाएगी। सरकार क्या होगी? सिर्फ कानून को लागू करेगी, यानी कि सरकार है ये जो मशीनरी है वो सिर्फ कानून को लागू करेगी। जो कानून का निर्माण होगा वो सामान्य इच्छा के द्वारा, यानी कि जो लोगों की इच्छा होगी, जो लोग सामान्य इच्छा लोगों सबकी इच्छा होगी, लोगों की इच्छा होगी, और सभी लोगों की जो सामान्य इच्छा होगी। सामान्य इच्छा क्या है? सामाजिक हित की इच्छा, सामाजिक हित में जो कार्य किया जाए वो सामान्य इच्छा है। तो जो सामान्य इच्छा होगी वही कानून का निर्माण करेगी। तो ये भी सही है। यह सदैव जनहित में होती है, बिल्कुल सही है। हमेशा ये सामान्य इच्छा चाहे एक व्यक्ति की इच्छा हो चाहे बहुत सारे व्यक्तियों की इच्छा हो, ये हमेशा जनहित में होती है। और यह सदैव सही होती, बिल्कुल ये हमेशा उचित होती, क्योंकि ये समाज के कल्याण के बारे में सोचती है। तो इसमें गलत ये है कि ये सबकी इच्छा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबकी इच्छा हो या ये बहुमत की इच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं। ये इच्छा जो सामान्य इच्छा है वो किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, यदि वो तात्विक इच्छा है, यदि वो समाज के हित में है। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 5। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। तो कौन कहता है? रूसो, लॉक, मिल, लास्की। कौन ये बात कहता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? ये बात कौन कहता है कि जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार क्या है? तो इसको संपत्ति बताया है। किसने बताया है? ये बताया है लॉक महोदय ने। लॉक महोदय के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार की बात इन्होंने की है। किसने? लॉक ने, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को शामिल किया गया है लॉक के द्वारा। लॉक ने संपत्ति के जो श्रम के सिद्धांत को दिया है, प्रतिपादित किया है श्रम का सिद्धांत, और कहा है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु में अपना श्रम जोड़ता है और उस वस्तु का स्वामी हो जाता है, यह अधिकार उसे जीवन का अधिकार प्रदान करता है। तो जो है ये जो है उक्ति संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है, ये लॉक के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 अधिकार दिए गए हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को जो है सबसे ज़्यादा
सबसे अधिक महत्व दिया गया है, सबसे अधिक महत्व दिया गया है और इसी में जो है जीवन तथा स्वतंत्रता दोनों को समाहित माना है। अकॉर्डिंग टू लॉक ये इन्होंने बताया है कि संपत्ति का अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी में जीवन और स्वतंत्रता दोनों को जो है समाहित माना है, तभी जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार संपत्ति को माना है। अगर हम रूसो की बात कर लें, ऑप्शन भी यहाँ आपका सही हो रहा है, रूसो को भी देख लेते हैं। रूसो जो है सामान्य इच्छा का प्रतिपादन करते हैं, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन करते हैं, जो कि तात्विक इच्छा होगी, लोगों के जन की हित की बात करेगी, समाज हित की बात करेगी, वो सामान्य इच्छा है। और सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की भी हो सकती है और बहुत सारे व्यक्तियों की भी हो सकती है। जो रूसो की सामान्य इच्छा है वही कानून का निर्माण करेगी। सरकार, जो रूसो का कॉन्ट्रैक्ट है, जो सामाजिक समझौता है, उसमें सरकार सिर्फ कानूनों को लागू करेगी। और रूसो की अगर हम बुक की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने अपने सामाजिक समझौते संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे हम मिल महोदय को भी देखेंगे। मिल महोदय जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और इन्होंने जो है स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता के लिए अपनी हमेशा आवाज़ जो है उठाते रहे और महिलाओं के अधिकारों की भी बात की, महिलाओं की स्वतंत्रताओं की भी बात की। और ये बातें जो हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की। और जब ये सांसद रहे उस समय भी इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई संसद में। प्लस इन जो ये स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, इन्होंने ये अपने विचार ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है उसमें दिया है। ऑन लिबर्टी की जो इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने दिया है। और इन्होंने जो है मिल महोदय ने जो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है उसमें उसको बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत मात्रात्मक है, यानी कि मात्रा को महत्व दिया गया है, उसमें सुख की मात्रा को महत्व दिया गया है। जबकि मिल ने उसमें गुणात्मक कर दिया, यानी कि उसमें गुण का सुख में गुण कैसा है उस पर जो है बल दिया है, यानी कि उसमें नैतिकता का समावेश कर दिया है मिल महोदय ने। ये सब फैक्ट हैं मिल से संबंधित, तो आप ऐसे सुनते जाइए। यदि आपके लिए नए हैं तो लिख लीजिए और आपको आता है तो आपका ये रिवीजन हो रहा है। लास्की महोदय लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक माने जाते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं लास्की। और अगर पूर्व सूचक आता है, पूर्व सूचक, तो ये ग्रीन हो जाएंगे, ग्रीन महोदय हो जाएंगे पूर्व सूचक। लोक कल्याणकारी राज्य के पूर्व सूचक ग्रीन हो जाएंगे और जो है प्रतिपादक या प्रवर्तक लास्की हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है, स्वतंत्रता में अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने जे.एस. मिल, जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन या रूसो। किसने जो है उपर्युक्त जो है उक्ति कही है, उपर्युक्त सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया है? तो जो ग्रीन है ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन। ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर बल दिया है तथा उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज, नैतिकता, अधिकार तथा राज्य के साथ जोड़ दिया है। उसने सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी विचार व्यक्ति के सामाजिक तथा नैतिक जीवन पर आधारित हैं। जो ये टी.एच. ग्रीन के हैं, ये सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी जो विचार टी.एच. ग्रीन के द्वारा दिए गए हैं, तो ये व्यक्ति के सामाजिक तथा नैतिक जीवन पर आधारित हैं। तो उपर्युक्त उक्ति किसने की है? उपर्युक्त सेंटेंस टी.एच. ग्रीन द्वारा दिया गया है। और ग्रीन क्या है? ग्रीन जो है ब्रिटिश आदर्शवाद के जो है जनक माने जाते हैं। सकारात्मक जो उदारवाद है उसके जनक माने जाते हैं। और जो इनका ब्रिटिश आदर्शवाद है तो उसको ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। रूसो की अभी अभी हमने बात की, इनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को दिया है। जे.एस. मिल की भी बात हमने अभी भी की है। जे.एस. मिल जो है बेंथम के शिष्य थे और इन्होंने बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत में जो नैतिकता का समावेश किया और उसमें जो है गुण को महत्व दिया, जबकि बेंथम ने मात्रा को महत्व दिया था। इनकी प्रमुख बुकों में देखें तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ऑन लिबर्टी, ये सब इनकी पुस्तक हैं। जॉन लॉक की बात करें तो टू ट्रीटीज ऑन
सिविल गवर्नमेंट, ये जो इनकी पुस्तक का नाम है, ये 2 खंडों में है। पहला खंड जो है रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करता है, और जो इसका दूसरा खंड है वो हॉब्स के जो निरंकुश राजतंत्र का खंडन करके सामाजिक समझौते को जो है प्रतिपादन किया गया है जॉन लॉक के द्वारा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री होता है, संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? तो यदि हम संसदीय शासन की बात करें, संसदात्मक शासन की बात करें, तो संसदीय शासन में 2 तरह की संप्रभुता पाई जाती है, डी ज्यूरी और डी फैक्टो। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है डी ज्यूरी और दूसरी होती है डी फैक्टो। तो डी फैक्टो क्या होती है? वास्तविक होती है, वास्तविक संप्रभु होता है। और जो डी ज्यूरी होता है ये क्या होता है? ये होता है जो है वैधानिक, ये वैधानिक संप्रभु होता है। और इस प्रकार क्या है कि संसदीय शासन में राष्ट्रपति को वैधानिक संप्रभु माना जाता है, क्योंकि सारे कानून, विधियां, निर्णय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और नाम से ही किए जाते हैं, जबकि जो वास्तविक संप्रभुता संसद में निवास करती है। तो क्योंकि संसद अपने बहुमत से कोई भी संशोधन कर सकती है या कानून बना सकती है, और संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति तक को पद से क्या हटा सकती है। तो ये संसद, यहाँ पर ऑप्शन अगर क्या पूछ रहा है वैधानिक संप्रभु, तो ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि वास्तविक संप्रभु, तो वास्तविक संप्रभु कौन हो जाएगा? वास्तविक संप्रभु जो है संसद हो जाएगी। वास्तविक संप्रभु जो है संसद को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आगे देखेंगे। और अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की बात होती है। प्रधानमंत्री जो है वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे एक आवश्यक बुराई, एक सकारात्मक अच्छाई, एक दैवीय संस्था, एक लोक कल्याणकारी संस्था। क्या मानते थे? तो जो 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक थे, ये जो है राज्य को क्या मानते थे? तो ये राज्य को मानते थे एक आवश्यक बुराई। उदारवाद के जनक, अगर हम बात करें कि उदारवाद के जनक कौन हैं, तो उदारवाद के जनक जॉन लॉक माने जाते हैं। जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक हैं। उदारवाद के जनक, उदारवाद के जनक हैं कौन है? जॉन लॉक हैं। और जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, रिकॉर्डो, माल्थस, ये सभी विचारक क्या हैं? 19वीं सदी के विचारक हैं, जिन्होंने राज्य के नकारात्मक स्वरूप पर बल दिया है। नकारात्मक उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, और जो है ये क्या कहते हैं कि राज्य को सीमित रहना चाहिए, यानी कि मिनिमम राज्य की ये कल्पना करते हैं। जो ये आवश्यक बुराई इसलिए मानते हैं कि ये कहते हैं कि राज्य आवश्यक है क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करता है, यानी कि कानून और व्यवस्था, इन सब चीज़ों को, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों को देखता है। लेकिन आवश्यक होने के साथ साथ बुरा इसलिए है क्योंकि जैसे ये राज्य अस्तित्व में आता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है ये स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, स्वतंत्रता को कम कर देता है। तो उदारवादी क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता इनके मूल में है, यानी कि इनके केंद्र में है, और राज्य को सिर्फ ये एक जो है सीमित राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। तो इसलिए ये राज्य को आवश्यक भी मानते हैं और बुराई भी मानते हैं। ये इस सेंटेंस का ये मतलब निकलता है। और राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, तो ये समाजवादियों को मानना है, समाजवादियों का मानना है। ये मानते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यानी कि राज्य जो है जरूरी भी है और अच्छाई भी है, क्योंकि इसके बिना जो है व्यक्ति का जो है पूर्ण तरीके से जो है विकास नहीं हो सकता। जो राज्य के अंदर ही इनका जो है अच्छे से
विकास हो सकता है और सबकी सुविधाओं को, सबके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य एक दैवीय संस्था है, तो ये जो है रॉबर्ट फिल्मर जो हैं ये राज्य को एक दैवीय संस्था मानते हैं। तो जो है कौन, रॉबर्ट फिल्मर ये राज्य को एक दैवीय संस्था मानते हैं। और एक लोक कल्याणकारी संस्था किसके द्वारा माना जाता है, ये जो है जैसे लास्की हो गए जो कि इस लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक माने जाते हैं। ग्रीन हैं जो कि इसके पूर्व सूचक हैं। तो ये सभी क्या हैं, लोक कल्याणकारी राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखते हैं। तो ये सब यहाँ सभी जो फैक्ट हो गए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन के अकॉर्डिंग समाजवाद क्या है? सर्वोदय है, न्यायधारिता है, पंचायत राज है या सत्य और अहिंसा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है, सर्वोदय। जो सर्वोदय है ये गांधी जी का जो है एक आर्थिक दर्शन है। गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे और इन्होंने क्या किया, इसी पुस्तक को उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेट किया, यानी कि गुजराती में उसका अनुवाद किया तथा इसका इन्होंने क्या नाम रख दिया, सर्वोदय रख दिया। तो ये बात करें कि ये ट्रांसलेशन है एक जो है रस्किन की पुस्तक है, रस्किन महोदय की पुस्तक है अनटू द लास्ट, ये इनकी पुस्तक है और इसी का जो है ये गुजराती अनुवाद है सर्वोदय। न्यायधारिता की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, ट्रस्टीशिप है कि इसमें गांधी जी ये बताते हैं कि संपत्ति निजी हो सकती है लेकिन उसका उपयोग जो है सार्वजनिक होना चाहिए। संपत्ति अगर किसी के पास जाता है तो वो उसका जो है ट्रस्टी होगा और उसकी सिर्फ देखभाल करेगा और उसका सार्वजनिक उपयोग यानी कि उसका उपयोग सभी समाज के हित के लिए, समाज के लोगों के लिए होना चाहिए, गरीबों के लिए होना चाहिए। तो ये न्यायधारिता सिद्धांत जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और पंचायत राज क्या है? पंचायत राज उनका एक सपना था जो कि अपनी उन्हें जो प्रकाशन थे, बुक्स थी, उसमें इन्होंने इस चीज़ का जो है जिक्र किया था। और अभी जो है 73rd संशोधन के द्वारा, तो इन्होंने 73rd एवं 74th संशोधन द्वारा इस चीज़ को लागू भी कर दिया गया है 1992 में। आगे सत्य हिंसा क्या है? सत्य हिंसा इनका जो है एक प्रकार से हथियार है जिसके बल पर ये जिंदगी भर जो है लड़ाई लड़ते रहे अंग्रेज़ों के विरुद्ध और जो विदेशों में भी, दक्षिण अफ्रीका वगैरह में भी ये जो है कॉलोनियल उस पर जो दूसरे देशों का शासन था किसी देश पर, उस पर जो है ये लड़ाई लड़ते रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं गांधी जी से रिलेटेड हैं, अलग अलग जो है संदर्भ में हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वही हो सकते हैं लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। एक्सप्लेनेशन जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका हो गया तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे और ये आपको जो है आसानी दिलाएगा। तो इसलिए फोकस आपका जो है एक्सप्लेनेशन कैसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उस पर होना चाहिए। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, कैसी थी? समाजवादी थी, पूर्व सामाजिक थी, पूर्व राजनीतिक थी या ऐतिहासिक थी? तो यदि हम लॉक की बात करें तो लॉक की जो है सामाजिक अवस्था क्या थी? पूर्व राजनीतिक थी, क्योंकि लॉक कहते हैं कि राज्य के बगैर भी व्यक्ति शांतिपूर्वक ढंग से प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करता हुआ प्राकृतिक कानूनों के अनुसार शांतिपूर्वक जीता रहता है। और लॉक की प्राकृतिक अवस्था सद्भावना की अवस्था होती है, आपसी सहयोग की अवस्था होती है, शांति और सुरक्षा की अवस्था होती है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग इन प्राकृतिक अधिकारों को जो है मानते नहीं हैं और उन्होंने आगे कहा कि प्राकृतिक अधिकारों को सामाजिक जीवन में उतारने के लिए एक निष्पक्ष सत्ता की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए ही जनता को प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करके जो है इसमें राजनीतिक अवस्था में आना पड़ता है। तो ये सिर्फ जो है पूर्व राजनीतिक अवस्था थी लॉक के अनुसार। जबकि अगर हम हॉब्स की बात करें, तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? पूर्व सामाजिक भी थी, पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक दोनों थी।
क्योंकि वो बड़ी डरावनी अवस्था का उन्होंने विवेचना की है। पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक भी थी और पूर्व राजनीतिक भी थी। तो हॉब्स के बारे में ये जो है फैक्ट है कि इनकी प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी। ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है इम्पोर्टेंट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है तर्क, दैवीय अधिकार, गति या निरंकुशता। तो अगर हम बात करें हॉब्स की, तो हॉब्स ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में निरंकुशतावाद तथा धर्मनिरपेक्षता के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार किया और भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वैज्ञानिक पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रयुक्त कर उन्हें वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। और इन्होंने क्या करा कि मध्य युग के प्रचलित धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति का उपयोग नहीं किया। हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। तो इन्होंने जो है वैज्ञानिक भौतिकवाद का जो है इन्होंने सहारा लिया है। तो ये अगर बात करें तो कि हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया तो वो कौन सा सिद्धांत था, तो दैवीय अधिकार का सिद्धांत था। इन्होंने इस जो है इसका खंडन करके वैज्ञानिक भौतिकतावाद पे आधारित अपने जो है सिद्धांतों को दिया। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन की पुस्तक के लेखक हिटलर हैं या मुसोलिनी हैं या लेनिन हैं या राम मनोहर लोहिया हैं। तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक जो है लेनिन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेनिन ने अपनी इस पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की व्याख्या की है। तो जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की व्याख्या इसी पुस्तक में लेनिन महोदय के द्वारा की जाती है। यदि हम हिटलर की बात करें तो हिटलर की अगर हम इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो मीन काम्फ इनकी पुस्तक है। मीन काम्फ ये हिटलर की पुस्तक है और जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष, ये इनकी पुस्तक है। और हिटलर का एक फेमस कथन है कि युद्ध सदाबहार एवं विश्वव्यापी है, हर चीज़ की उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। तो जो है ये हिटलर का फेमस कथन है। साथ में आगे और कहते हैं जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये सब हिटलर के, यानी कि ये युद्ध प्रेमी थे और इस प्रकार के जो है युद्ध के पक्ष में इन्होंने बयान दिए या कथन कहे। इसी प्रकार मुसोलिनी की हम बात करें तो मुसोलिनी भी जो है ये भी युद्ध प्रेमी थे और ये कहते हैं कि पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व। ये मुसोलिनी का प्रसिद्ध कथन है। तो जितने भी फांसीवादी होंगे वो युद्ध प्रेम उनमें दिखता है, यानी कि युद्ध को वो अच्छा मानते हैं। तो मुसोलिनी कहते हैं कि पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व है। तो ये मुसोलिनी का कथन है। अगर हम राम मनोहर लोहिया की बात करें तो राम मनोहर लोहिया क्या है, ये एक समाजवादी हैं। ये एक समाजवादी है। और लेनिन ने जो है क्या किया था कि ये रूसी क्रांति लाए थे और 1917 में रूसी क्रांति इनके द्वारा लाई गई थी और इन्होंने मार्क्सवाद के जो है सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया था। तो इन्हें मार्क्सवादी जो है व्यवहारिक जनक, सिद्धांतों का व्यवहारिक जनक बोला जाता है। मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक किसे बोला जाता है? लेनिन को बोला जाता है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि बौद्ध आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? किसने कहा? ये डनिंग द्वारा कहा गया है। ये जो है डनिंग के द्वारा कहा गया या बार्कर के द्वारा कहा गया या शेवाइन के द्वारा कहा गया या गेटल के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है कि बौद्ध आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? ऐसा किसने कहा है? तो ये शेवाइन महोदय जो हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। शेवाइन ने जो है बौद्ध के राजनीतिक दर्शन को प्राचीन तथा नवीन का एक विलक्षण जो है सम्मिश्रण बताया है कि ये एक विलक्षण सम्मिश्रण है जिसमें प्राचीनता भी है और नवीनता भी है। और उसके आगे वो कहते हैं कि अपने विचारों में वह मध्यकालीन तो नहीं रहा किंतु आधुनिक भी नहीं बन सका, यानी कि ना वो मध्यकालीन रह सका ना आधुनिक बन सका, ऐसा जो है शेवाइन महोदय कहते हैं।
बोधा के बारे में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या टी.एच. ग्रीन या जे.एस. मिल? कौन जो है राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? तो ऑप्शन जो है बी, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विनवाद था उसको डार्विनवाद को राजनीति विज्ञान में सामाजिक डार्विनवाद के नाम से प्रतिपादित किया तथा योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। स्पेंसर कहता है कि राज्य को कमजोर और गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, राज्य का कार्य न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि वो शांति, कानून व्यवस्था, यही सब जो है देखना चाहिए और गरीबों की मदद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। योग्यतम की उत्तरजीविता जो है, जो सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया और योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत को इन्होंने दिया है। योग्यतम की जीविता सिद्धांत को इन्होंने दिया है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि व्यक्ति को छोड़ दो, पूरी तरह से फ्री कर दो, जिसमें क्षमता होगी वो सरवाइव करेगा, जिसमें क्षमता नहीं होगी वो मरखप जाएगा। तो ऐसा इनका मानना है, ये इनके सिद्धांत का मतलब है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के ये जनक माने जाते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले जो है समाजवाद कैसे लाया जाए इस चीज़ के लिए प्रॉपर जो है एक सिद्धांत दिए और उसकी थ्योरी दी, सिद्धांत दिए और उस पर काम किया, रास्ता दिखाया कि कैसे जो है समाजवाद लाया जाए। उसके पहले सिर्फ लोग समाजवाद की बात करते थे कि समाजवाद होना चाहिए, लेकिन कैसे समाजवाद आएगा वो रास्ता नहीं दिखाया। तो इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद जो है मार्क्स द्वारा दिया गया। टी.एच. ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। कई बार हमने कर लिया लेकिन फिर भी बार बार करेंगे, आपका रिपीटिशन होता रहना चाहिए। जे.एस. मिल बेंथम के शिष्य थे और नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। और अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है शरीर एवं बुद्धि पर या मन पर संप्रभु है। व्यक्ति अपने शरीर एवं बुद्धि पर संप्रभु है, यानी कि व्यक्ति का अपने शरीर पर और अपनी बुद्धि पर पूरा उसकी जो है संप्रभुता है, यानी कि वो हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और जो है सारे जो अभिव्यक्तियां हैं उसकी वो भी देने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। इन्होंने हानि का सिद्धांत दिया है, ये एनसीईआरटी में है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हानि का सिद्धांत। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है उससे अगर कम हानि होती है तो पुलिस और राज्य को इन्वॉल्व करके व्यक्ति को जो है दंडित नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई वो ज़्यादा सीवियर या ज़्यादा वैसा हानि वाला काम करता है तब पुलिस और राज्य को इन्वॉल्व होकर के उससे जो है राज्य की व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करके उसे दंडित करना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ी बहुत हानि हो रही है, बहुत माइनर सी हानि है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए और समाज को भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत जो है बेयर करना चाहिए चीज़ों को, उसके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं उनको बेयर करना चाहिए अगर मिनिमम हानि हो रही है तो ये है जे.एस. मिल के सिद्धांत। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि यदि एक व्यक्ति को बेयर किया जा रहा है तो यानी कि सब व्यक्ति वही चाहेंगे और फिर तो इस तरह से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, कितनों को हम बेयर करेंगे। तो ये हानि का सिद्धांत ये बताता है अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल। वो भी एक व्यक्ति थे, उनके भी सिद्धांत में कुछ दोष और गुण हो सकते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, कुछ खूबियाँ हो सकती हैं। आगे देखेंगे हम जो है कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण है तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? न्याय मानवीय आत्मा का गुण है तथा मन की आदत है, प्लेटो का है, अरिस्टो का है, लास्की का है या हॉब्स का है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। ये जो है प्लेटो द्वारा दिया गया कथन है। प्लेटो ने न्याय को नैतिक गुण माना है। उसका जो है प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है। तो जो है ये कथन प्लेटो द्वारा दिया गया है। जबकि अरस्तु जो है वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं, जिसमें जिस रेशियो में व्यक्ति
जो है अपना योगदान देता है राज्य के कार्यों में, उसी रेशियो में राज्य उसको पद एवं सोपान यानी कि सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये वितरणात्मक न्याय की जो है बात करते हैं। और लास्की की बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। हाब्स की बात करें तो हाब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कह रहा है कि किसने कहा है कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, लेनिन ने कहा है, स्टालिन ने कहा है या रॉबर्ट ओवन ने कहा है। किसने जो है ये बात कही है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा ये बात कही गई है। ये जो उक्ति दी गई है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि उत्पादन की पद्धति किसी भी समाज का मूल आधार होती है और इसी आधार पर उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज की अन्य सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो जो है ये कार्ल मार्क्स का मानना है। और लेनिन जो है कार्ल मार्क्स का जो है एक प्रकार से जो व्यवहारिक सहयोग देने वाले हैं, तो उसमें ये सर्वप्रथम है, सबसे ऊंचे हैं और इन्हें जो कार्ल मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक भी माना जाता है, क्योंकि 1917 में रूसी क्रांति के थ्रू इन्होंने उसको व्यवहारिक रूप से उसको प्रतिपादित किया था। स्टालिन की बात करते हैं तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक है और इसी में जो है इन्होंने अपने राज्य संबंधी विचार दिए हैं। रॉबर्ट ओवन की बात करें तो ये काल्पनिक समाजवाद की जनक हैं। काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं और काल्पनिक समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवन है। और अगर हम वैज्ञानिक समाजवाद की बात करें तो ये मार्क्स हो जाएंगे। मार्क्स जो हैं वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो हम लॉक की बात कर रहे हैं, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता। तो लॉक के अनुसार जो है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति 3 अधिकारों को लॉक ने जो है प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है और संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और इसी में दोनों अधिकारों को समाहित माना है। तो जो ऑप्शन डी है नहीं पूछ रहा है, तो समानता जो है लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में नहीं है। ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है न्यायधारिता यानी कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, अरविंद घोष या एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम ट्रस्टीशिप की बात करें, न्यायधारिता, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार जो निजी संपत्ति तो हो सकती है लेकिन उसका उपयोग जो है सार्वजनिक होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना है। और न्यायधारिता सिद्धांत का अर्थ अगर हम देखें तो यही है कि संपत्ति व्यक्तिगत हो लेकिन उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। यानी कि किसी के पास संपत्ति अधिक है तो वो उसका एक ट्रस्टी बन करके रहे, यानी कि उसकी देख रेख करता रहे और उसका जो है प्रयोग समाज के लिए करता रहे, गरीबों के लिए करता रहे, ज़रूरतमंदों के लिए उसका उपयोग जो है होता रहे। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है महात्मा गांधी ए सही हो रहा है और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है क्या है, गिरि प्रवचन या हिंदी स्वराज या सत्य के साथ मेरे प्रयोग या भारत की खोज। तो जो है अगर हम गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक की बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है और ये 1917 में लिखी गई थी, 1927 में ये लिखी गई थी। और अगर हम भारत की खोज की बात करें तो इसको इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं। ये नेहरू द्वारा लिखी गई थी, नेहरू के द्वारा ये लिखी गई थी। हिंदी स्वराज, चलिए ये दोनों आपके जो हैं होमवर्क हो गए, इनका आप मुझे आंसर करेंगे। कई बार मैंने बता रखा है, गिरि प्रवचन और हिंदी स्वराज इन दोनों के नाम हमने पुस्तकों में आपको पहले की जो प्रैक्टिस है उनमें बता रखे हैं। तो ये आप जो है मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक राज्य वन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी, वन नहीं होगा यहाँ पर, उन होगा, उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? लॉक की है, J.S. मिल की है, लास्की की है या लॉर्ड ब्राइस की है? तो जो है ये उक्ति लास्की महोदय की है। ये लास्की महोदय द्वारा जो है दिया गया है। लास्की जो है अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया है और इनका मानना है कि बिना अधिकार के किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इसीलिए वे कहते हैं कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। तो ऐसा ये इनका मानना है। और ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो इनकी पुस्तक है इसमें इसका पूरा असर इन्होंने उल्लेख किया है। लॉक की बात हमने पहले कर ही ली है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक है जिसके 2 खंड है। पहला जो है रॉबर्ट फुलमर के दैवीय सिद्धांत को खंडित करता है, दूसरा हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करता है और दूसरे खंड में इन्होंने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने प्राकृतिक अधिकार में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को समाहित किया है। संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। J.S. मिल की बात करें तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। ऑन लिबर्टी और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी जो है प्रमुख पुस्तकों के नाम है। ये सब हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। आप ओरली सुनते रहें, रिवीजन बार बार इसको सुन के देखते रहें ताकि आपका फिक्सेशन होता रहे। नेक्स्ट देखेंगे किसने कहा कि सभी संपत्ति चोरी है? किसने कहा कि सभी संपत्ति चोरी है? ग्रोशियस ने कहा, रूसो ने कहा, प्रूथो ने कहा या एडम स्मिथ ने कहा? तो सभी संपत्ति चोरी है ये प्रूथो के द्वारा कहा गया है। प्रूथो ने कहा है इसे। प्रूथो एक अराजकतावादी विचारक है, हमने पहले ही डिस्कस किया है अभी कुछ देर पहले ही। और इनकी पुस्तक, अगर हम पुस्तक की बात करें तो व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, इनकी पुस्तक क्या है? व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि 1840 में आती है। और इन्होंने बताया कि सभी संपत्ति चोरी है और जो सभी ये संपत्ति धारक हैं यानी कि जो संपत्ति के मालिक हैं ये चोर की श्रेणी में आते हैं। ऐसा इन्होंने जो है उल्लेख किया है इसी पुस्तक में। रूसो की बात करें तो ये सामान्य इच्छा का प्रतिपादन करते हैं और सामान्य इच्छा एक तात्विक इच्छा है जो कि समाज के हित में रहती है हमेशा। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। एडम स्मिथ की बात करें तो उन्होंने लेसेस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और राज्य की अहस्तक्षेप नीति का इन्होंने जो है समर्थन किया है। और ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो है बाजार में खुला छोड़ दो, जब हर व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेगा तो नेशन की, राष्ट्र की आय अपने आप बढ़ जाएगी। इनकी बुक की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है। यदि हम ग्रोशियस की बात करें तो ग्रोशियस जो है बाह्य संप्रभुता के जनक माने जाते हैं और गार्नर जो है आंतरिक संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही हो रहा है। प्रूथो, गार्डविन, क्रोपोटकिन ये सभी जो हैं क्या हैं? अराजकतावादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो एडम स्मिथ ने किया है, मार्क्स ने किया है, हीगल ने किया है या रूसो ने किया है? तो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करने वाले रूसो महोदय हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और रूसो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दृष्टिकोण पर लौकिक संप्रभुता के सिद्धांत का निरूपण इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि जो प्रतिनिधात्मक ये प्रजातंत्र होता है इसमें व्यक्तियों का क्या रोल होता है? कुछ भी नहीं होता है। 5 साल बाद ही उनको कोई ऐसा चांस मिलता है कि वो व्यक्ति को हटा सकें या उसी को रखें और बाकी 5 साल तक प्रतिनिधि जो है अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो ये जो है प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र की समर्थक नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ये छोटे छोटे राज्यों में ही देखने को मिल सकता है, मतलब फॉलो किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। बड़े राज्यों में ये संभव नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता जो है भागीदारी, जनता की भागीदारी होती है प्रत्यक्ष रूप में। अभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और जो हमारी ग्राम पंचायत है वो भी एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो है उदाहरण है।
कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी घुमा के दे देगा, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है आज के समय में, और हमारी जो ग्राम पंचायत है वो भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण में रखी जा सकती हैं। एडम स्मिथ की अभी बात की, इन्होंने लेसर फेयर का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है, और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है जिसमें राज्य की हस्तक्षेप नीति का इन्होंने समर्थन किया है कि राज्य को जो है व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसके मिनिमम जो है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को खुली छूट मार्केट में खुला छोड़ देना चाहिए। मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं और साम्यवादी समाज की इन्होंने संकल्पना की थी, उसके बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया है। हीगल की बात करें तो हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं, और ये जो हैं हीगल कहते हैं कि राज्य जो है ईश्वर का, पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, ईश्वर की शोभा यात्रा है, वगैरह वगैरह ये सब जो है, और राजा को जो है ये ईश्वर के प्रति उत्तरदायी मानते हैं, ना कि जनता के प्रति। तो ये सारी बातें हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है, रूसो। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमत की निरंतरता का विचार किसने दिया है? तो सहमत की निरंतरता का विचार किसने दिया है? हॉब्स ने दिया है, कांट ने दिया है, लॉक ने दिया है, या रूसो ने दिया है? तो ये ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉक। इनके अनुसार जो है समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध ट्रस्टीशिप के विचार पर आधारित माने जाते हैं, और लॉक का ये भी मानना है कि जन कल्याण के लिए स्थापित सरकार ट्रस्ट की अवहेलना करके पदयुक्त की जा सकती है। यानी कि अगर सरकार जो है जो उसके सामने शर्तें रखी गई हैं, जिस शर्त पे वो बनाई गई है, उनको वो तोड़ती है तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है। और लॉक के अनुसार सहमत ही विश्व की प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है, यानी कि जब लोगों की सहमति रहेगी, सरकार उनकी सहमति के अकॉर्डिंग काम करती रहेगी, तभी ये वैध सरकार का निर्माण करती है। ये अकॉर्डिंग टू लॉक, ये सारे विचार अकॉर्डिंग ये लॉक के हैं। रूसो की अभी हमने बात की कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के ये समर्थक हैं, और सामान्य इच्छा का इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादन किया है, साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। कांट की बात करें तो ये नैतिक अधिकारों के सिद्धांत, नैतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। हॉब्स तो लिवायथन जो है इनकी पुस्तक है, लिवायथन इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि ये फ्रांस में लिखी जाती है, और जो है ये फ्रांस में लिखी गई थी जब ये इंग्लैंड से बाहर थे। इंग्लैंड में क्रांतियाँ हो रही थी, तो ये इंग्लैंड से भाग करके फ्रांस में गए थे, तो वहीं पर इन्होंने लिवायथन नामक जो है ये पुस्तक लिखी थी, और ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, यह उक्ति किसकी है? अरस्तु की है, प्लेटो की है, मैकाइवर की है, या लास्की की है? तो राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है। तो ये जो है ऑप्शन, ये बात जो है मैकाइवर के द्वारा कही गई है। मैकाइवर ने ऑस्टिन के इस विचार का खंडन किया है कि कानून संप्रभु का आदेश है। मैकाइवर के अनुसार जो है राज्य ही कानून का निर्माता है, और राज्य संवैधानिक कानून का शिशु भी है। तो जो राज्य को दिशा निर्देश देता है, जबकि राज्य सामान्य कानून को बनाता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या होगा कि जो कानून है, राज्य जो है कानून का शिशु है, यानी कि कानून के द्वारा है राज्य का जो है क्या है गठन किया गया, और फिर वही राज्य जो है कानून बनाता है, तो उसका जनक हो जाता है। तो राज्य क्या है, कानून का शिशु भी है और जनक भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो पहले कानून के द्वारा राज्य बनाया गया, तो राज्य क्या है, कानून का शिशु बन गया। फिर उसी राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो वो कानून का जनक बन गया। ये अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये बात हो रही है। लास्की, और लास्की की पुस्तक क्या है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। प्लेटो की क्या है, रिपब्लिक है। अरस्तु की क्या है, पॉलिटिक्स है। ये सब इनकी पुस्तक के नाम हैं। और आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है? तो लचीला संविधान है, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, या संसदीय संप्रभुता है? क्या है? तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय।
क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सारे सदस्य विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जब तक विधायिका का विश्वास बना रहता है सरकार चलती रहती है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। कार्यपालिका विधि निर्माण, वित्तीय संसाधन तथा समस्त प्रमुख निर्णयों के विधायिका के समर्थन पर ही निर्भर करती है। तो जो कार्यपालिका विधि निर्माण करती, वित्तीय उसके संसाधन होते हैं तथा जो है जितने भी प्रकार के उसके निर्णय होते हैं वो सभी क्या होता है कि विधायिका के समर्थन पर ही निर्भर करते हैं। अगर विधायिका उनका समर्थन करती है, अनुमोदन करती है, तभी जो है वो आगे बढ़ते हैं, सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। तो आज के लिए बस 25 क्वेश्चन के लिए थे और हमने कवर कर लिए। उम्मीद है कि ये जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और जो इसका एक्सप्लेनेशन है अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस से ही क्लियर होते रहेंगे। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।